30 अप्रैल 2026 की शाम जबलपुर के निकट बरगी बांध के वाटर बॉडी में नर्मदा क्वीन नामक क्रूज शिप का डूबना केवल एक नेचुरल डिजास्टर नहीं था, बल्कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिले, मौसम संबंधी चेतावनियों की अनदेखी और सुरक्षा प्रोटोकॉल के कंप्लीट फ्रेगमेंटेशन का एक भयावह उदाहरण था। इस घटना ने न केवल 13 जिंदगियां ली, बल्कि इनलैंड वाटरवेज पर पर्यटन सुरक्षा के दावों की धज्जियां उड़ा दी। इस विस्तृत रिपोर्ट में हम इस दुर्घटना के पीछे की कड़वी सच्चाई, तकनीकी खामियों, मानवीय कहानियों और उन एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर का विश्लेषण करेंगे जो इस त्रासदी का कारण बनी। Welcome to my YouTube channel. I am Pankaj and you are watching Beyond the True Crime. बरगी बांध, जो नर्मदा नदी पर निर्मित मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण जलाशयों में से एक है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और क्रूज पर्यटन के लिए जाना जाता है। घटना के दिन यानी 30 अप्रैल 2026 को शाम करीब 5:16 पर मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा संचालित क्रूज शिप नर्मदा क्वीन अपनी नियमित यात्रा पर निकला था। शिप पर आधिकारिक तौर पर 29 टिकट जारी किए गए थे, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसमें लगभग 40 से 43 लोग सवार थे, जिनमें कई बच्चे और चालक दल के सदस्य शामिल हैं। शाम लगभग 5:30 बजे जब क्रूज खमरिया द्वीप के पास गहरे पानी में था, अचानक मौसम बदल गया। एक तीव्र तूफान, उच्च वेग वाली हवाओं ने जलाशय में अशांति पैदा कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों और जीवित बचे लोगों के अनुसार हवा इतनी तेज थी कि शिप अपना संतुलन खोने लगा। जैसे ही पानी शिप के निचले हिस्से में प्रवेश करने लगा, यात्रियों में भगदड़ मच गई, जिससे शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिगड़ गया और शिप देखते ही देखते पलट गया। इस हादसे का सबसे बड़ा तकनीकी कारण मौसम विभाग की चेतावनी को नजरअंदाज करना था। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उस दिन के लिए पहले से ही येलो अलर्ट जारी किया था, जिसमें 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी गई थी। हवा की गति उस समय घातक स्तर पर पहुंच गई थी, जबकि पर्यटन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हवा होने पर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज रोक देनी चाहिए। उस शाम हवा की वास्तविक गति लगभग 74 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज की गई थी। इतनी गति पर हवा का दबाव शिप के ऊपरी ढांचे पर बहुत अधिक पड़ जाता है। इस स्थिति को फिजिक्स के एक फॉर्मूला P = 0.6 × V के होल स्क्वायर से समझा जा सकता है, जहां V हवा की गति है। 74 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात 20.5 मीटर प्रति सेकंड की गति पर प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र पर पड़ने वाला दबाव अत्यधिक हो जाता है, जो शिप को पलटने के लिए पर्याप्त हो जाता है यदि उसका संतुलन यात्रियों के हिलने डुलने से पहले ही बिगड़ चुका हो। मौसम विभाग की सूचनाओं का पालन न करना यहाँ सबसे बड़ी लापरवाही रही। जहां भोपाल जैसे शहरों में अधिकारियों ने इसी तरह की चेतावनी के बाद वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज रोक दी थी, वहीं जबलपुर में क्रूज को रवाना होने की अनुमति दी गई। बरगी बांध का जलाशय लगभग 75 किलोमीटर लंबा है और इसकी अधिकतम ऊंचाई लगभग 69 मीटर है। दुर्घटना स्थल पर पानी की गहराई लगभग 20 से 25 फीट थी, जिससे बचाव कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो गया। पानी के नीचे कम दृश्यता और शिप के मलबे में लोहे की छड़ों के कारण गोताखोरों को शवों को बाहर निकालने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। इस हादसे की सबसे बड़ी भयावह सच्चाई यह है कि यह पूरी तरीके से टाला जा सकता था। नर्मदा क्वीन पर सुरक्षा नियमों की जो धज्जियां उड़ाई गई, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। नियमों के अनुसार क्रूज पर सवार प्रत्येक व्यक्ति को प्रस्थान से पहले लाइफ जैकेट पहनाना अनिवार्य है, लेकिन जीवित बचे लोगों जैसे संगीता कोरी ने बताया कि प्रस्थान के समय किसी को भी लाइफ जैकेट नहीं दी गई थी। जब पानी शिप के अंदर भरने लगा और भगदड़ मची, तब चालक दल ने लाइफ जैकेट के पैकेट खोलना शुरू किया। कई जैकेट तो लॉकर के अंदर बंद थे, जिन्हें यात्रियों ने खुद ताले तोड़कर बाहर निकाले।
आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज 29 यात्रियों के मुकाबले शिप पर 40 से अधिक लोग सवार थे। चालक दल ने पैसों के लालच में बिना टिकट बच्चों को और अन्य लोगों को बिठाया था, जिससे हादसे के बाद लापता लोगों की सही संख्या का पता लगाने में प्रशासन को घंटों लगे। ये इनलैंड वेसल्स एक्ट 2021 का सीधा उल्लंघन था। इस पूरी त्रासदी में सबसे हृदय विदारक प्रसंग दिल्ली से आए मैसी परिवार का है। मरीना मैसी, जो 39 वर्ष की थी, और उनका 4 साल का बेटा त्रिशान इस हादसे में काल के गाल में समा गए। जब गोताखोरों ने मरीना का शव निकाला तो उन्होंने देखा कि वो अपने बेटे को अपनी बाहों में कसकर भींचे हुए थी। मरीना ने अपने अंतिम क्षणों में अपने बेटे को बचाने के लिए उसे अपनी लाइफ जैकेट के भीतर समेट लिया था, ताकि उसे डूबने से बचा सकें। उनकी ये बॉन्डिंग और ममता की ये तस्वीर बचाव दल को भी रुला देने वाली थी। मरीना के पति प्रदीप मैसी और उनकी बेटी सिया इस हादसे में बच गए, लेकिन उनकी आंखों के सामने ही उनका परिवार उजड़ गया। उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल और सोशल मीडिया वीडियो से पता चलता है कि वो एक खुशहाल परिवार थे, जो जबलपुर की वादियों का आनंद लेने आए थे। वीडियो में उन्हें हादसे से कुछ ही मिनट पहले मुस्कुराते हुए और ठंडी हवाओं का आनंद लेते देखा जा सकता है, जो इस बात का सबूत है कि उन्हें आने वाले खतरे का तनिक भी आभास नहीं था। सोशल मीडिया पर एक AI जनरेटेड फोटो भी वायरल हुई थी, जिसमें मां बेटे को लाल लाइफ जैकेट में दिखाया गया था, लेकिन जिला प्रशासन ने ये स्पष्ट किया है कि वो फोटो नकली थी और वास्तविक 100 नारंगी जैकेट के पास मिले थे। मध्य प्रदेश सरकार ने हादसे के बाद सख्त रुख अपनाते हुए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। क्रूज पायलट महेश पटेल और सहायक छोटेलाल गौड़ की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी गई हैं। बरगी बोट क्लब के मैनेजर सुनील मरावी को निलंबित कर दिया गया है और टिकट काउंटर प्रभारी पर भी कार्रवाई की गई है। मालिकों और ऑपरेटरों पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें लापरवाही से मौत जैसी गंभीर धाराएं शामिल हो सकती हैं। पीड़ितों के परिवार वालों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की बात की जाए तो राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की ओर से मृतकों के लिए 2 लाख और घायलों के लिए 50,000 की अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है। भारत में अंतर्देशीय शिप अधिनियम 2021 सुरक्षा मानकों को परिभाषित करता है, लेकिन बरगी जैसे हादसों से पता चलता है कि इनका इम्प्लीमेंटेशन शून्य है। अगर आवश्यक सुधार की बात करें तो डिजिटल मॉनिटरिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्रत्येक यात्रा से पहले यात्रियों की संख्या, उनके लाइफ जैकेट पहने हुई फोटो को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने की अनिवार्यता होनी चाहिए, जैसा कि अभिनेता सोनू सूद ने भी इसका सुझाव दिया है। ऑटोमेटिक स्टॉप सिस्टम, जलाशयों में एनेमोमीटर लगाए जाने चाहिए जो हवा की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होते ही स्वचालित रूप से नौकायान लाइसेंस को उस दिन के लिए ब्लॉक कर दे। शिप की एज का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। नर्मदा क्वीन 20 साल पुराना शिप था। पुराने शिप के परिचालन पर सख्त पाबंदी होनी चाहिए और डीजल इंजन के स्थान पर अधिक स्थिर और पर्यावरण अनुकूल प्रणालियों का उपयोग होना चाहिए। पर्यटकों को ऐसी शिप में बैठने से पहले कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए। आपको ध्यान देना चाहिए कि क्या आपको लाइफ जैकेट दी गई है, और अगर दी गई है तो उसकी कंडीशन क्या है। दूसरी बात यह कि क्या शिप पर क्षमता से अधिक लोग बैठे हैं। यदि हाँ, तो ऐसे शिप से आप खुद ब खुद उतर जाएं। आपको ध्यान देना चाहिए कि मौसम की स्थिति क्या है। यदि बादल घने हैं और हवा तेज चल रही है तो ऐसी कंडीशन में जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको यह भी ध्यान देना चाहिए कि शिप पर आपातकालीन निकास यानी इमरजेंसी एग्जिट स्पष्ट रूप से खुले हैं या नहीं।
इस हादसे के जांच डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसी भी बातें सामने आई हैं जो अब तक पब्लिक डिस्कस का हिस्सा नहीं बनी। जांच के दौरान ये पता चला है कि क्रूज के निचले केबिन का दरवाजा तकनीकी खराबी के कारण जाम था, जिससे निचले हिस्से में फंसे यात्री बाहर नहीं निकल पाए। इसके अलावा स्थानीय मछुआरों ने ऑपरेटरों को 20 मिनट पहले ही लौट आने की चेतावनी दी थी, लेकिन उसने आखिरी ट्रिप के लालच में उसे नज़रअंदाज कर दिया। साथ में यह भी पता चला कि एनजीटी के आदेशों के बावजूद नर्मदा के इस संवेदनशील क्षेत्र में डीजल संचालित नौकाएं अवैध रूप से चल रही थीं। जबलपुर की ये त्रासदी हमें याद दिलाती है कि नियमों की छोटी सी छोटी अनदेखी कितनी बड़ी कीमत वसूल सकती है। प्रशासनिक जवाबदेही और जन जागरूकता ही वो रास्ता है जो भविष्य में ऐसी माता और बेटे को जलाशय की गहराइयों में खोने से बचा सकता है।